हेलो दोस्तों, याद में स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ नाउन। नाउन ग्रामेटिकल पोर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और शुरुआत होता है। बेसिक्स में नाउन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक हम नाउन को अच्छी तरह से नहीं जान लेंगे तब तक बेसिक्स में से टोटल ग्रामेटिकल पोर्शन को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज हम यहाँ जानेंगे कि नाउन क्या है और मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है और इससे कैसे कैसे एरर पूछी जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम नाउन के जानने के लिए सबसे पहले ये देखें कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करें कि नाउन को डिफाइन करना, तो डेफिनेशन के रूप में नाउन दें तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो एनी वर्ड, एनी नेम of a person, place or thing is called noun. यह हम गौर से देखेंगे कि कोई भी नाम हो, एनी नेम, कोई भी नाम हो, किसका? किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी थिंग का। कोई भी वस्तु हो, प्लेस हो, पर्सन हो, किसी का भी नाम हो, उसके नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे हम कहें राकेश, अब हमने राकेश कहा, राकेश भी हमारा नाउन है, और राकेश की जगह हम कहें मैन, तो मैन भी नाउन है। हम कहें बुक, तो बुक नाउन है। हम कहें रोड, तो रोड भी नाउन है। तो कोई भी नाम किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का, सब नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि नाउन कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, बल्कि हर वो वस्तु है जो हमें दिख रही है या जिसे उसके नाम से हम पुकार सकते हैं। अब बात करते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो गौर से हम देखेंगे, जनरली नाउन को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट्स में। तो हम नाउन्स की काइंड्स को देखें तो नाउन को हम 5 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। मोस्टली बच्चे ये बात को जानते हैं कि नाउन को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको एक बार दोहरा देता हूँ। तो हमारे 5 काइंड्स कौन कौन सी हैं? प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मैटीरियल, और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 5 काइंड्स होती हैं किसी भी नाउन के: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हमें ये जानना है कि हमें ये पता करना है कि इनसे एरर किस तरह से पूछी जाती हैं और किस तरह से हम नाउन को इजी वे में समझ सकें। किसी भी नाउन को इजी वे में समझना है तो हमें उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। किस तरह से? अगर नाउन को समझना है तो सबसे पहले हमें नाउन को किस चीज में बदलना पड़ेगा? नाउन को बदलना पड़ेगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमें नाउन को बदलना होगा काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। तो काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, ये जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो काउंटेबल नाउन कौन से हैं? हम जानते हैं कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें संख्या में लिखा जा सके, जिन्हें संख्या
संख्या में लिख सकें, संख्या में गिन सकें। ऐसे नाउन जिनको हम संख्या में गिन सकते हैं। हम कह सकते हैं 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 कहेंगे तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये नाउन काउंटेबल है। अब हम जैसे बुक लेने आ रहे हैं, हमारे पास बुक है, तो बुक को हम लिख सकते हैं, सिंगुलर है तो हमने बुक लिख दिया। अब मान के चलो हम लिखें 5, तो 5 का मतलब क्या है, बुक्स लिखेंगे, 5 बुक। तो जब हमने बुक से पहले हमने क्या लगाया, 5 लगाया, यानी काउंटेबल है, बुक्स को हम गिन सकते हैं। तो 5 बुक्स लिखा, उसको हमने प्लूरल कर दिया। और अगर ये गिन नहीं सकते, अगर हम गिन नहीं सकते तो बुक्स नहीं कर सकते थे। तो स्वाभाविक है ऐसे नाउन जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो सब काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स में ऐसे नाउन्स आते हैं, ऐसी वस्तुओं के नाम आते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। मोस्टली ऐसी वस्तुएं मोस्टली कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो 3 रूपों में पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती हैं सॉलिड्स, सॉलिड्स में, सॉलिड्स यानी ठोस। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं हम ठोस में व्यक्त करते हैं। ठोस का मतलब है, जैसे हमने कहा गार्बेज, कूड़ा। अब जैसे हमने कहा गार्बेज, गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़ा है, और कूड़ा हमारा सॉलिड होता है, ठोस होती हैं ये। अब हम इसे गार्बेजेज नहीं लिख सकते। ऐसे ही हमारे दूसरी होती है ऐसे लिक्विड, लिक्विड्स, लिक्विड्स यानी तरल, जिन्हें हम जो बह जाती हैं, तो तरल, लिक्विड्स यानी तरल। जैसे हमारा वाटर है, वाटर या मिल्क, हम इन्हें गिन नहीं सकते। और तीसरी होती है हमारी गैसेस, गैसेस, जितनी हमारी गैसेस हैं, अब हम घरों में प्रयोग करते हैं, एलपीजी है, सीएनजी है, ये गैसेस हैं, क्या हम इनको गिन सकते हैं? अब किसी कोई दुकान पे जाए और दुकानदार से कहे कि मुझे 1 किलो गैस दे दे या 2 किलो गैस दे दे, हम कह देते हैं 1 किलो गैस 2 किलो है, तो उसमें से निकाल के गिनते हैं? निकाल के नहीं गिनते, वो तो सिलेंडर में भरी जाते उसकी मात्रा को, क्योंकि उसे गिन के नहीं लाते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मात्रा हैं, जैसे हमारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हवा है। अगर कोई व्यक्ति के हवा में 1 किलो या 2 किलो लूँगा सांस में, तो क्या लिया जा सकता है? कि हम गिनेंगे उसे? तो ऐसी गैसेस जो होती हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता, उसे मापा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोई भी गैसियस स्टेट को गिन के नहीं बता सकते कि ये 1 गैस है कि 2 गैस है। ऐसे लिक्विड को नहीं गिन सकते, ऐसी सॉलिड पदार्थ को नहीं गिन सकते। तो यहाँ हम गैसीय स्टेट में, जैसे हमारा सीएनजी है या एलपीजी है या ऑक्सीजन है, तो इस तरह की जो गैसेस स्टेट होती हैं, हम इनको गिना नहीं जा सकता। तो नाउन को डिवाइड हमने किया किन पार्ट में? एक तो काउंटेबल्स में और एक अनकाउंटेबल्स में। तो नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल्स में जब हम अच्छी तरह समझ लेंगे, तब हम बता सकते हैं कि हमने नाउन अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब हमारी बात आती है अगले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स की। किसकी बात करेंगे? काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स की। तो काउंटेबल नाउन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे काउंटेबल नाउन्स में कौन सी एरर मुख्य हैं और कौन सी एरर पूछी जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो काउंटेबल नाउन्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होती है वो होता है नंबर्स। तो सबसे पहले आज हम काउंटेबल नाउन्स में सबसे पहले बात करेंगे जेंडर्स की। हम यहाँ इसे डिवाइड करेंगे और वो डिवाइड करेंगे हम जेंडर्स में। नंबर से पहले हम जेंडर्स की बात करते हैं।
जनरली जेंडर से रिलेटेड बहुत कम एरर पूछी जाती हैं, फिर भी जेंडर्स का की जानकारी होना हर स्टूडेंट के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे जेंडर्स की। तो जेंडर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जेंडर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सभी जानते हैं कि जेंडर्स 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर्स की बात करें तो जेंडर्स में सबसे पहला होता है वो होता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन पहला होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फीमाइन। फीमाइन तीसरा होता है कॉमन, और चौथा जो जेंडर होता है हमारा होता है न्यूट्रल। हमारे 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फीमेनिन, कॉमन और न्यूट्रल। ये तो हो गया इंग्लिश में। अब इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं मैं भी वो भी समझा देता हूँ। हम जनरली हिंदी में इन्हें पढ़ते हैं, तो हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो मैस्कुलिन को क्या बोलते हो? पुल्लिंग। क्या बोलते हो? पुल्लिंग, यानी वो नाम जो पुरुषों को दिए जाते हैं। पुरुषों का मतलब सिर्फ आदमियों को नहीं, पुरुषों में जानवर भी सम्मिलित होते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ी, तो घोड़ा पुरुष में आ गया ना। तो ऐसी कंडीशन में, और घोड़ी स्त्रीलिंग में आ गई यानी स्त्री के समान है। तो ऐसी कंडीशन में यानी पुरुषों को, और फीमाइन किसको देंगे? स्त्रियों को। तो कौन सा लिंग बनता है? स्त्रीलिंग। तो इसे क्या बोलेंगे? स्त्री लिंग, जो स्त्री के स्वरूप को शो करता है। और तीसरा जो होता है उभयलिंग, कॉमन। उभयलिंग, उभयलिंग का सीधा सा मतलब होता है ऐसा जेंडर जो पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होता हो, जिसे न हम पुरुष कह सकें ना स्त्री कह सकें, वो दोनों पर काम करता हो, स्त्री पर भी और पुरुष भी, वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। और तीसरा होता है न्यूट्रल, इसे बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं हम निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तु जैसे टेबल है, चेयर है, टीवी है, माइक्रोफोन है, मोबाइल है, मार्कर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं, और उन चीज़ों के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? न्यूट्रल का। अब बात आती है कि मैस्कुलिन में मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैस्कुलिन में सभी जानते हो, जैसे हमने मैन को काय में चेंज कर देते हैं। मैन है और तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? वुमन। मैन का वुमन। ऐसे ही जैसे हमने लिखा हॉर्स, तो हॉर्स का क्या होगा? मेयर। हॉर्स का हो जाएगा मेयर होता है। तो कॉक का जैसे हैन होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे नाउन होते हैं, कॉमन नाउन्स, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिवाइड किए जाते हैं। अब आ जाता है हमारा कॉमन, क्या किस कौन सा है? तो कॉमन कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा टीचर, डॉक्टर, जैसे हमने कहा टीचर कहा, डॉक्टर कहा, लॉयर कहा, ऑफिसर कहा, कारपेंटर कहा, यानी हमारे काम से जुड़े हुए, जिस काम को महिला और पुरुष दोनों कर सकें, जिस काम को महिला और पुरुष दोनों कर सकें, ऐसी कंडीशन में वो जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर कहता है। टीचर महिला भी होती है, पुरुष भी होता है। अब जैसे गार्डनर का, तो गार्डनर यानी जो बगीचों वगैरह की रखवाली करता है, माली। अब माली के लिए, गार्डनर के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए हम गार्डनर का ही प्रयोग करेंगे। अब हम कहें प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर महिला हो या पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही कहें डायरेक्टर, तो डायरेक्टर चाहे महिला हो या पुलिस हो, पुरुष हो, डायरेक्टर ही कहले। तो यहाँ पे कॉमन जेंडर का सीधा सा मतलब हमारे काम से जुड़ा होता है, और जो हमारे काम को शो करता है, वर्क को शो करता है, और जो हमारे वर्कमैन है, जो हमारे काम करते हैं, उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो कॉमन जेंडर कहलाता है। न्यूट्रल में जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, अब जैसे हम निर्जीव पदार्थ में कहें, जैसे आसमान कहें, स्काई, तो स्काई क्या है? एक निर्जीव है।
अब जैसे हम कहें टेबल कहें या बुक कहें, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल जेंडर हैं, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं और निर्जीव वस्तुओं का अपना कोई रोल नहीं होता, बल्कि इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें न्यूट्रल रखा जाता है, यानी निर्जीव। तो ये हमारी जेंडर्स की जानकारी है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इनमें एरर कैसे पूछी जाएगी, वहाँ पे एग्जाम्स हॉल में आपसे कैसे पूछा जाएगा। सीधी सी बात है, हम यहाँ कोई कंपटीशन कोर्स का या किसी स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में एसएससी वाले या बैंक वाले से किस तरह से आपसे पूछते हैं। तो अब हम उसी चीज़ पर बात करेंगे। जेंडर से रिलेटेड दो एरर आती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और बहुत ज़्यादा अब तक पूछी गई हैं और इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ये आप ध्यान रख लिए कि जेंडर्स की जो ये एरर हैं कॉमन जेंडर की, तो ये जो एरर आती है वो होती है कॉमन जेंडर से रिलेटेड। तो हमारे कॉमन जेंडर्स में कुछ वर्ड्स हैं जैसे इन्फेंट, बेबी और चाइल्ड, ये तीन हमारे वर्ड होते हैं और ये तीनों वर्डों को हम सम्मिलित करते हैं कॉमन जेंडर में। क्या है ये? कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर्स हैं। अब हम गौर से देखें कॉमन क्यों है। अगर इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, यानी 0 से 1 ईयर के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। बेबी का मतलब है 1 से 3 ईयर्स के बच्चे को क्या बोलोगे? बेबी बोलोगे। और चाइल्ड का मतलब है 3 से 7 ईयर्स के बच्चे को के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? चाइल्ड इस्तेमाल करोगे। तो 3 to 7 ईयर्स के बच्चे के लिए हम चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां बात आती है कि इनसे रिलेटेड अब एरर क्या बनती है। अब सीधी सी बात है, एरर का मतलब क्या है कि इन्फेंट, बेबी और चाइल्ड जब हमारे एक कॉमन जेंडर्स हैं तो हम इनके लिए ही का प्रयोग करें कि सी का प्रयोग करें? प्रश्न तो यही उठता है। तो यहां अब यहां पे प्रश्न उठता है कि हम इनके लिए ही का प्रयोग करें कि सी का प्रयोग करें। अब जैसे मैं प्रयोग करता हूं, आई सॉ अ बेबी, यहां पे एक फ्लप मैंने डाला है आपको समझाने के लिए, यहां पे समझाने के लिए एक फ्लप डाला है। तो यहां कि यहां पे हमारा जो प्रोनाउन आएगा तो यहां मैं आपको डालूं जैसे ही है या सी है या इट, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है? अब सिंपल है, आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बेबी को देखा, तो बेबी 1 से 3 साल तक के बच्चा हो गया। अब यहां पे बेबी के लिए मैं ही लगाऊं कि सी लगाऊं कि इट लगाऊं? कौन सा वर्ड उचित रहेगा? तो हम जानते हैं कि बेबी एक कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर के लिए हम ही या सी में से
किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फेंट, बेबी और चाइल्ड तीनों को हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। काय की श्रेणी में रखते हैं? निर्जीव की श्रेणी में, एक जानवरों के समतुल्य। और ऐसी कंडीशन में हम इनके लिए काय का प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम इन्फेंट, बेबी या चाइल्ड की बात करते हैं तो इनके लिए सही वर्ड कौन सा है? प्रोनाउन इट। और हम यहां पे करेक्ट प्रयोग करेंगे इट का। तो इस रूल को आप नोट कर लेना, मैं लिखा रहा हूं, इसे नोट जरूर कर लेना। अगर आपके पास कॉपी या पेन है तो इसे जरूर नोट करना। नोट के रूप में डाल लो, इन्फेंट, बेबी व चाइल्ड के लिए इट का प्रयोग होता है। इनके लिए हमेशा इट शब्द का प्रयोग होगा। अगर हमने ही या सी का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां हमारा करेक्ट क्या रहेगा? इट का प्रयोग। दूसरा इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है वो क्या है? अगर हम दूसरे रूल की बात करें, दूसरा नियम होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आई मीट अ टीचर, ही थिंग। यहां भी सेंटेंस में इस फ्लप को गौर से देखिए। अगर यहां आई मीट अ टीचर, अब इस टीचर के लिए हम दो में से चुनाव करें, ही या सी, आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करना चाहेंगे? तो स्वाभाविक है, आई मीट अ टीचर, मैं एक टीचर से मिला था। टोल्ड मी अ गुड थिंग, उसने एक अच्छी बात बताई। अब यहां पे मैं ही का प्रयोग करूं कि सी का प्रयोग करूं? तो यहां पर सही प्रयोग जो होगा वो होगा ही। हम यहां ही का प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे ही का प्रयोग? क्या नियम है? ही का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यहां पर टीचर एक कॉमन जेंडर है, टीचर एक कॉमन जेंडर है, और यहां कॉमन जेंडर के लिए जब कोई प्रोनाउन नहीं होता है तो हम ये नहीं बता सकते टीचर को कि यह पुरुष की बात हो रही है कि महिला की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा इसे पुरुष माना जाएगा, क्योंकि समाज को पुरुष प्रधान माना जाता है, और जब तक महिला का वर्णन ना हो सेंटेंस में तब तक उसे पुरुष ही माना जाएगा। तो कॉमन जेंडर के लिए हमेशा ही का प्रयोग होगा। तो यहां इस बात को नोट कर लीजिए आप। कॉमन जेंडर को हमेशा पुरुष माना जाता है। कॉमन जेंडर को हमेशा पुरुष माना जाता है। इसके लिए ही का प्रयोग होता है। तो इसके लिए किस चीज का प्रयोग होगा? ही का प्रयोग होगा, कभी भी सी का प्रयोग नहीं होगा।
तो यहाँ हमने देखा कि हमारे जो जेंडर्स हैं उससे रिलेटेड 2 एरर्स मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। अब काउंटेबल नाउन में दूसरी जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है नंबर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे नंबर्स की। इंग्लिश में नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में नंबर सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो सिंगुलर, एक तो सिंगुलर। पहला सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पर हमारी एरर कैसे बनती है? सिंगुलर प्लूरल मोस्टली हम जानते हैं। जैसे हमने लिखा मैन, और मैन का प्लूरल क्या होता है? सभी जानते हैं, MEN होता है। जैसे हमने लिखा चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। तो इसी तरह से जब हम काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे नंबर्स। तो सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन, इन्हें कहलाता है, ये क्या कहलाते हैं? ये नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि इनसे रिलेटेड एरर क्या बनती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सीखना है कि एग्जाम्स में ये कैसे पूछी जाती हैं और इनके रूल्स क्या क्या हैं। ओके, तो आज हम उसी चीज पर बात करेंगे। आज काउंटेबल नाउन्स में नंबर्स पर क्या क्या रूल्स बनते हैं उस पर बात करेंगे। तो यहां हम नंबर्स की बात कर रहे थे। तो हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन होते हुए भी दूसरे नाउन के साथ जुड़ करके एक नए नाउन का निर्माण करते हैं, एक नए नाउन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे नाउन जो नए नाउन का निर्माण करते हैं उनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे लिखें, ये बहुत जरूरी होता है। अब जैसे 2 या 2 से अधिक, शब्दों से ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर नहीं होते बल्कि 2, 3, 4 शब्दों से मिलकर एक शब्द बनाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे सिस्टर इन लॉ, हमारा वर्ड है सिस्टर इन लॉ। गौर से देखिए आप, हमारा वर्ड क्या है? सिस्टर इन लॉ। तो यहां हमारा एक वर्ड है सिस्टर, दूसरा इन और तीसरा है लॉ। अब इससे रिलेटेड अगर एरर आती है तो उसमें पूछा जाता है कि इसको प्लूरल कैसे लिखेंगे। तो यहां हमें यह ध्यान रखना होता है कि ये जो वर्ड बना है इस पूरे वर्ड में मेन वर्ड कौन सा है। तो स्वाभाविक है यहां हम लॉ की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टर की। और जब हम इसे प्लूरल लिखेंगे तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे? सिस्टर्स इन लॉ। हम क्या लिखेंगे? सिस्टर्स इन लॉ। तो हमें ये जानना है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम इस तरह से प्लूरल लिखते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं और जिनको प्लूरल लिखने के लिए ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं। अभी मैं उन्हीं पर डिस्कस करूंगा। अब जैसे हम लिखें, यहां हम शब्द लिखें सिंगुलर और यहां लिख दें हम प्लूरल। जनरली हम इन शब्दों को जानते हैं लेकिन फिर भी हमें इनको एक बार रिपीट कर लेना चाहिए। जैसे हमने लिखा हेडमैन,
जैसे हमने लिखा हेडमैन, हेडमैन को हम प्लूरल कैसे लिखेंगे? तो स्वाभाविक है, हेडमैन को जब प्लूरल लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या है? मैन मुख्य है, और हेड इसमें क्या है? एडजेक्टिव के काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या लिखेंगे? हेड MEN। प्लूरल लिखने के लिए क्या करेंगे? मैन को प्लूरल लिखेंगे, हेड को प्लूरल नहीं लिखेंगे। अब जैसे हम लिखेंगे शब्द स्टेप मदर, स्टेप मदर, तो यहां हम स्टेप को प्लूरल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहां महत्वपूर्ण क्या है? मदर। तो यहां सही शब्द होगा स्टेप मदर्स। सही क्या होगा? स्टेप मदर्स। और गौर से देखिए, जैसे बुक राइटर, हमने यहां लिखा बुक राइटर, तो यहां हम जब इसे प्लूरल लिखेंगे तो किस वर्ड को प्लूरल लिखेंगे? राइटर को, न कि बुक को। तो क्या लिखेंगे? बुक राइटर्स। यहां एक शब्द अपवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और जिसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जिसे अपवाद ही कहा जाता है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, और वो शब्द है पासरबाई। वो शब्द क्या है? पासरबाई। और पासरबाई का मतलब होता है रास्तागीर, रास्तागीर। पासरबाई का मतलब क्या होता है? रास्तागीर। जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, उन्हें बोलते हैं हम रास्तागीर, और उनके लिए प्रयोग करते हैं पासरबाई। जब इसको प्लूरल लिखा जाता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? पासर्सबाई। तो पासर को प्लूरल लिखा जाता है पासर्स बाई। तो सही होगा हमारा पासर्स बाई, न कि बाई में एस नहीं लगेगा, बल्कि पासर में एस का प्रयोग करते हैं, और यह एक अपवाद के रूप में शब्द काम करता है। तो यहां तक है। तो किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल इन शब्दों को किया जाता है, आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमें मुख्य रूप से उस शब्द को देखना है जो मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, न कि दोनों शब्दों को प्लूरल करना है। और वैसे भी एक रूल होता है कि एक नाउन के आगे लगा हुआ नाउन उसके एडजेक्टिव का काम करता है, वो खुद में नाउन नहीं होता। अब जैसे हम यहाँ पे बात करूँ, अब जैसे मैंने बात किया टीम मैनेजर, और अगर इस शब्द को मैं प्लूरल लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा? यहां हमें यह क्या देखना है कि मैनेजर जो शब्द है वो हमारा मुख्य वर्ड है, और मैनेजर की विशेषता क्या है कि वो टीम का मैनेजर है। तो टीम ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन का काम नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन, और किसी भी एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता। तो ऐसी कंडीशन में हम टीम को प्लूरल नहीं लिख सकते। हम किसको प्लूरल लिख सकते हैं? मैनेजर को। तो यहां जब भी हम लिखेंगे हम इसे टीम मैनेजर्स लिखेंगे। हम सही प्रयोग क्या करेंगे? टीम मैनेजर्स, न कि मैनेजर की जगह टीम को प्लूरल हम नहीं लिख सकते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए अपने किसी भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट हमें भेज सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की ये वीडियो आगे भी चलती रहेंगी, और मैं क्रम वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हर पार्ट को नियम वाइज कराऊंगा। तो पूरी ग्रामर आपको हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने बात की थी काउंटेबल नाउन्स की, अब हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं।
अनकाउंटेबल नाउन्स में मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हमें पता होता है। जैसे हमने बात की थी कि अनकाउंटेबल्स में हमने जब बात की थी तो मैंने बात की थी कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों को जो व्यक्त करते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये ठीक है कि लेकिन यहां भी हमारी दो तरह की चीजों में डिवाइड हो जाता है, दो तरह का हो जाता है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन्स जिन्हें प्लूरल नहीं लिखते। हमारे पास ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो जनरली तो आपको लगेंगे काउंटेबल है, लेकिन हम उन्हें प्लूरल नहीं लिख सकते। और कुछ होते हैं जो प्योर अनकाउंटेबल होते हैं, प्योर अनकाउंटेबल। और कुछ तो प्योर अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें तो प्लूरल लिखा ही नहीं जा सकता। अब प्योर की हम बात करें, अब जैसे मैंने बताया था तुम्हें ठोस, द्रव, गैस में बदल दो, जैसे हमारे सॉलिड हैं। जैसे हमने कहा गोल्ड, हमने गोल्ड कहा तो गोल्ड को गोल्ड से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये कॉमन नाउन होते हुए भी एक मटेरियल का काम करता है। जैसे हमने कहा गार्बेज कहा था, गार्बेज को हम नहीं लिख सकते। जैसे हमने कहा था डस्ट, धूल, डस्ट का मतलब क्या है? धूल, और मिट्टी या धूल है, उसे हम प्लूरल नहीं लिख सकते। हम जैसे कहें सैंड, हम कहें सैंड, तो क्या सैंड को प्लूरल लिखा जा सकता है? रेत नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे अनकाउंटेबल नाम है जो प्योर हमें दिखाई देते हैं, हम गिन नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाम होते हैं जो हमें काउंटेबल प्रतीत होंगे, और हमारा जो पूरी एरर्स आती हैं वो उन्हीं से जुड़ी होती हैं। तो वो कौन से हैं, हम आज उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम उन्हीं पर डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो लगते तो काउंटेबल हैं लेकिन फिर भी उन्हें हम अनकाउंटेबल की तरह ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमारा सबसे पहले वर्ड आता है, वो आता है ब्रेड। ब्रेड, दूसरा वुड। ब्रेड मीन्स रोटी होता है और वुड मीन्स लकड़ी होता है। अब जैसे हमने कहा ब्रेड या वुड, जैसे आई एट 2 ब्रेड्स, आई एट 2 ब्रेड्स। तो यहां मैंने ब्रेड को यहां प्लूरल लिखा है, तो ब्रेड को कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे गिन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसे 2 ब्रेड नहीं लिखा जा सकता। हम क्या लिखेंगे? आई एट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। हम क्या लिखेंगे? आई एट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, या पीसेस के स्थान पर हम लोब्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीसेस के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? लोब्स। तो जब भी हम ब्रेड लिखते हैं या वुड लिखते हैं, इनसे पहले पीसेस या लोब्स का प्रयोग होता है। तो यहां हम दूसरा देखें, जैसे आई हैड 2 वुड्स, आई हैड 2 वुड्स। तो वुड को कभी भी वुड्स नहीं लिखा जाता है,
क्योंकि वुड का मतलब जो होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी, जबकि वुड्स का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है जंगल। तो मेरे पास दो लकड़ियां आती है, दो जंगल थोड़ी होंगे। तो यहां ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वुड को वुड ही लिखते हैं, वुड्स नहीं लिखते। और जब हमें 2, 3, 4 लगाते हैं तो इससे पहले हम पीसेस या लोब्स का प्रयोग करते हैं। तो हम करेक्ट कैसे लिखेंगे हम इसे? अब इसी को हम सेंटेंस को किस तरह से करेक्ट लिखेंगे? स्वाभाविक है, तो आई हैड टू लोब्स या पीसेस में से कोई भी वर्ड प्रयोग कर सकते हो तुम, ऑफ वुड। तो करेक्ट कैसे लिखेंगे? आई हैड 2 लोब्स ऑफ वुड। तो यहां हमें यह ध्यान रखना है कि इसे ब्रेड है, वुड है, इसे हम प्लूरल नहीं लिख सकते। ऐसे ही कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखाई तो ऐसे देते हैं जैसे काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं। अब ब्रेड में रोटी होती है, रोटी को हम गिन के खाते हैं, कहते हैं कि 4 रोटी खा गया, 5 रोटी खा गया, 6 रोटी खा गया। आज तूने कितनी रोटी खाई? मैंने 6 रोटी खाई है। तो इसका मतलब है गिन लिया, तो गिन के ही खाते हैं सब लोग। घर में भी जब कोई खाना खा रहा हो तो पूछता क्या रोटी खाओगे, तो बताए 4 रोटी खा लूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गिन लिया, तो गिना तो इन्हें जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हमें फिर भी ब्रेड को ब्रेड्स में नहीं लिख सकते। और जब भी हम इसे प्लूरल लिखेंगे तो इनसे पहले अब पीसेस ऑफ या लोब्स ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपकी समझ में यह बात आ गई होगी। अब इसके जो अगले वर्ड हैं, अब हम अगले जो अगले इसके रूल्स हैं, जो इससे रिलेटेड जो वर्ड हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे उन रूल्स और रेगुलेशंस को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हम इसी तरह से आपकी मदद करेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जो भी एसएससी में पूछने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी ग्रामेटिकल प्रोविजंस हैं, बहुत सारी एरर्स हैं, वो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे।